नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो ये दर्शाएगा कि हमारे लोगों में, हमारे भारतीय जनमानस में किस तरह की मानसिकता विकसित की गई है, ठूंसी गई है और परत दर परत जमाई गई है। उसका एक नमूना उसी से अंदाज बाकी का मिल जाएगा। सभी कल टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था कि वल्लभगढ़ जो फरीदाबाद जिले में पड़ता है, कोई छात्रा थी, लड़की थी, उसको अगवा करने वालों जब असफल हुए तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। और गोली मारने वाले हो सकता है कि वो इस्लाम आस्था वाले समाज से हों। अब वो लव जिहाद करके पूरे चैनल में इसको चला रहे थे, घुमा रहे थे। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट ये कहना चाहता है, लव जिहाद का मामला, लव जिहाद मतलब यह है कि कोई धोखा दे करके किसी का धर्म, किसी का पंथ परिवर्तन कराना चाहता है। इसका लबे-लबाब यही मतलब है। इसके साथ ही जो है क्रिश्चियन मिशनरी भी प्रलोभन दे करके वो पंथ परिवर्तन कराना चाहती हैं, कराने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार के और भी इस तरह से दृष्टांत और इंस्टांसेस मिलते हैं। इसके लिए कुछ कानून भी हैं और ये राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि इसको सख्ती से, इसको इस तरह की प्रवृत्ति को कुचलें, इसको न कुचल करके। अच्छा, राज्य सरकारों का क्या हश्र है, जरा देख लीजिए। अमूमन अब तक जो जितनी भी राज्य सरकारें हुई हैं, यहाँ तक कि भाजपा की भी राज्य सरकारें, वो जो पुलिस व्यवस्था है वो अपने हिसाब से, अपने जो कोई उनका यदि प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी पार्टी का है तो उसकी बात न सुनना, और कोई तो इस पुलिस का ही इस्तेमाल करते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए, उनको फंसाने के लिए। ये इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी पूरा पुलिस तंत्र को अपने विरोधियों के खिलाफ जो है हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। और शायद उसने सीख इन जेएनपीसी वालों से लिया है। जेएनपीसी वाले भी जब भी सत्ता में रहे हैं राज्य सरकारों में, तो अपने विरोधियों को इसको
इसको सेटल करने के लिए, उसे निपटने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी पुलिस? जो पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और ये उसका दायित्व है। तो पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल तो करते हैं, और वही राज्य सरकारें, वही पुलिस जो है लब जिहाद तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि कि धोखा दे करके, झूठ बोल करके पंथ का परिवर्तन। और ये शिकायत सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरी का भी है। इनको सख्ती से कुचलने की जरूरत है, जो कि ये नहीं करते हैं। ये न करके ये मीडिया वालों को, टीवी चैनलों को दे देते हैं लब जिहाद, लब जिहाद, लब जिहाद। सिर्फ भारतीय समाज में एक नफरत फैलाने के लिए, और जो है एक ऐसी संवेदना जो है वो पैदा करने के लिए कि जो सांप्रदायिकता केंद्रित हो। इसका असर क्या होता है? देखिए, इसका असर कितना खतरनाक होता है। इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं, देखिए कुछ और भी पत्रकार वो एंकर कर रहे थे कि हरियाणा में मेवात में जो एक समुदाय, यानी सनातन आस्था वाले समुदाय को कुछ इस तरह से परेशान किया गया। भाई, सरकार तो बीजेपी की है ना, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि जो प्रताड़ित हो, जो कमजोर हो, उसको सुरक्षा प्रदान करे? तो अपना दायित्व तो निभाते नहीं है, और इस तरह की गंदगी फैलाने के लिए जो है ये टीवी चैनलों को थमा देते हैं सब। तो इसका असर ये होता है कि जो फिजूल की चीजें हैं, जिनका हमारे देश के जो लोग हैं, जो कि नागरिक के रूप में हैं, उनकी असली हैसियत भारत के नागरिक हैं, वो इन फिजूल की चीज़ों में मानसिक रूप से उलझ करके, और नागरिक के रूप में क्या संवेदना होनी चाहिए, वो संवेदना लगभग उनकी शून्य होती है। दिन रात मस्जिद, दिन रात मंदिर, हिंदू, लब जिहाद, इसी से पूरा मीडिया जो है अपना धंधा वो चला रहा है। और नागरिक के रूप में जो परेशानियां हैं, उसके प्रति यानी कोई न कोई वो कर्तव्य परायणता है, न कोई इस तरह से संवेदना है, न तो कोई इस तरह से कोई वो प्रतिबद्धता है, और न कोई उसकी एक पक्की अवधारणा है। और आपराधिक वृत्ति के लोग समाज के वो हायर पोजीशंस पर, उस पोजीशन पर जाकर बैठ रहे हैं, इसके भी खिलाफ कोई रोष नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, ये और कोई क्षोभ नहीं है। ये जैसे ये लोग जो है, जो हमारी जनता है, हमारे भारतीय भाई बहन है, आदरणीय भारतीय भाई बहन है, आपराधिक वृत्ति के लोग न चुने जाएं, इसके प्रति यानी कोई वो संवेदना नहीं है। बिहार का चुनाव हो रहा है ना, अब लालू चारा घोटाले में जेल में है, तभी उसके समर्थक कुछ हैं। देश को जानना चाहिए कि जब वो लालू प्रसाद 90 दशक के आखिरी सालों में जब वो मुख्यमंत्री था, तो जाति हिंसा महीनों तक चली थी।
वो जाति हिंसा किसी सांप्रदायिक हिंसा से कई गुना वो खतरनाक थी। और दूसरे, ये जो लालू प्रसाद यादव है, ये गुंडों को पालता है। कल एक मैंने कोई टीवी चैनल का एंकर वो एक सभा को आयोजित किया था, तो तमाम बहस हो रही थी, लेकिन एक ने कहा कि साहब यदि लालू प्रसाद का शासन होता ना तो इस तरह से आप कर भी नहीं पाते। उसके गुंडे आते और आपका सब ये कैमरा सब उखाड़ करके वो फेंक देते। और ठीक है, ये हाल आरजेडी का ही नहीं है, ठीक है, ये हाल वो समाजवादियों का है और बहुजन समाज पार्टियों का है। समाजवादियों की गुंडागर्दी तो देश जानता है। उसके कुछ नमूने यानी बताए जा रहे हैं कि एक पत्रकार की हत्या हुई थी और संजोग से वो पत्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही था। जब अखिलेश ये मुख्यमंत्री था ना, तो उसके मुख्यमंत्री काल उसके मुख्य मंत्रित्व काल में एक पत्रकार जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही था, उसकी हत्या जो है इन समाजवादी के गूंज ने, गुंडों ने, तत्वों ने की थी। तो इस हत्या को छिपाने के लिए पूरी समाजवादी सरकार, अखिलेश की सरकार पूरी लगी हुई थी। वो पुलिस से झूठ बोलवा रही थी, महीनों महीने झूठ बोलवाई कि उसकी हत्या तो हुई नहीं, वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ वो चला गया है। और जब ये केस दबा नहीं तो बतौर मुख्यमंत्री वो अखिलेश उस पत्रकार के घर जाता है और 30 लाख रुपए का रिश्वत देता है उसके परिवार को, और एक आदमी के नौकरी का भी आश्वासन का भी रिश्वत देता है अखिलेश, और उस परिवार से कहलवाता है कि हमको किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है, जो यूपी पुलिस जो जांच कर रही है उससे संतुष्ट है, जो ये अखिलेश की सरकार और सपा की सरकार जो कर रही है उससे संतुष्ट है, हमको कोई और जरूरत नहीं है। इतना रिश्वत दे करके तो वो कहलवाया ये अखिलेश। जब ये कहलवा लिया कि भाई जो यूपी पुलिस जो यूपी पुलिस क्या जांच कर रही हो, तो कह रहे थे कि उसकी हत्या हुई ही नहीं, वो गायब हो गया है। तो जब इतना कहलवा लिया उसके परिवार को रिश्वत दे करके, तब अखिलेश कह रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताइए, ये धोखापट्टी और ये दगाबाजी और ये पाखंड इन समूह का। तो सपाइयों का गुंडागर्दी तो बहुत माने वो जग जाहिर है। इस प्रकार के गुंडे इसके भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, और ये सब चेले किसके हैं? जीएनपीसी के चेले हैं, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के चेले हैं सब। तो वो माने वो जो गुरु था वो गुड़ी रह गया और ये चीनी बने हुए हैं। तो लेकिन वही बात आती है कि हम लोग इस बात के लिए सचेत नहीं होते हैं कि भाई जो गुंडों को पालता है, जो आम आदमी का जीवन जो है वो तबाह कर सकता है, ऐसे लोगों को हम जो है चुनते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। और बात यहीं तक नहीं है कि हम अपराधियों को, गुंडों को पालने वालों को, माफियाओं को, दादाओं को और भ्रष्टाचारियों को, तिकड़ियों को सदन में भेज रहे हैं। अब संख्या पर मत जाइए, कोई अगर कितने हैं, मुस्लिम 2% 4%, कोई दावा करता है कि यहाँ तक कि 40% 35%।
तो परसेंटेज संख्या पर तर्क करना ही जो है वो एक तर्कहीनता है। तालाब को तो गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, और इतने 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 आपराधिक तत्व वहां पहुंचेंगे, फिर वो सत्ता में पहुंचेंगे, उस सत्ता के माहौल को ही जो है अपराधीकृत कर देते हैं, करते हैं, पूरा तिकड़मी वाला वो कर देते हैं। इसलिए तो जनता को कुछ मिलता नहीं है। और इस तरह की संवेदनहीनता इस कदर बढ़ जाती है कि देश के साथ जो गद्दारी करता है उसको भी वोट मिल रहा है, वो भी चुन करके एमपी वो बन जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जिसने नारा लगवाया उसके समर्थन में जो खड़ा हुआ राहुल, उसको इस देश की जनता चुन रही है, लोग चुन रहे हैं। और उसी केरल से, उसी की पार्टी से 20 में से 18 एमपी चुन के आ रहे हैं। समस्या यहां पर है। जो राहुल इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, देश को जाने चाहिए कि राहुल है कौन। अच्छा, राहुल कौन है जो भारतीय जनता दल जो बता रहा है, ये तो भारतीय जनता दल के पास अभी संसाधन की बहुत कमी है। संसाधन होगा तो और भी सूचनाएं इकट्ठा करेगा, लेकिन अब तक जो सूचनाएं इकट्ठा किया है, बीजेपी किस तरह से राहुल को बचा रही है, यह भी एक नमूना है। - 2006 में जो सुकन्या का जो गैंगरेप हुआ था इस राहुल के द्वारा, उस केस को किस तरह से दबाया गया, और गुंडों ने जो गुंडे थे, मैंने रायबरेली से लेकर के लखनऊ से लेकर और वो दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर के किस तरह से खोज रहे थे यानी इन दोनों को मारने के लिए। यहाँ तक कि ये भी था कि जो जीएनपीसी का जो हाईकमांड वो इनाम घोषित किया था अपने कार्यकर्ताओं को, जो सुकन्या और उसकी जो माने माँ थी सुमित्रा, जो उसको मारेगा तो उसको इनाम मिलेगा। ये न्यायपालिका भी जो है उसमें शामिल हो गई। न्यायपालिका क्या रोल है, वो आम जनता के लिए बराबर वो संदेहास्पद है। इन अपराधियों की रक्षा के लिए ही है ये न्यायपालिका। बहुत दुख होता है। तो इस तरह के जो गुंडे जो पाल रही है, गैंगरेप को किस तरह से छिपाया गया। मुलायम उसमें जो वो मुख्यमंत्री था यूपी का, उसने इस केस को दबाने के लिए पूरा समर्थन दिया, पूरा सपोर्ट किया राहुल का। और कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता था मैंने मध्य प्रदेश में, किशोर अमृते, जरा सब लोग जान लीजिए, किशोर अमृते ने जो इलाहाबाद को हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां केस किया। किस तरह से किशोर अमृते को टॉर्चर किया गया, और यही रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी का, उसको पार्टी से निकालने का, बर्खास्तगी का पत्र लेकर के सोनिया गांधी के पास पहुंचा कि देखिए मैंने उसको निकाल दिया है। तो अपराधियों को बचाने का किस तरह से ये सब षड्यंत्र करते हैं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस और समाजवादी, इस तरह की पार्टियां। जनता को जानना चाहिए, इनको बिल्कुल समाज से बाहर कर देने की आवश्यकता है, इनसे मुक्ति पाने की आवश्यकता है। लोग इसकी सभाओं में जाते हैं, इसको वोट करते हैं। असली समस्या यह यहां पर है। बताइए, वो जो है सुकन्या का जो गैंग रेप इसने किया था राहुल ने,
उसको दबाने के लिए कौन कौन एजेंसी, वो ये दोनों बेचारी वहाँ भी गई थी, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में न ये सब बिल्कुल कागजी शेर हैं। ह्यूमन राइट्स फलाने जगह सब कागजी शेर है। इवन न्यायपालिका भी कागजी शेर है। कोई मैंने बड़े अपराधियों के खिलाफ न्यायपालिका बिल्कुल कागजी शेर है। कोई और शायद महीनों तक वो छिप करके मिलना चाहती थी राष्ट्रपति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, कोई नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से, हर जगह जो है इन जेएनपीसी वालों का दबदबा है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो कोई भी हो। और उसके गुंडे खोज रहे थे इसको मारने के लिए। और बाद में इन सबों ने एक दूसरी कहानी करके किसी को खड़ा कर दिया कि भाई कि वो सुकन्या को ने मेरा तो ये नाम है और जो है और मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से जो केस को दबाने वाले जो संगठन है, क्या उसको इस देश में रहने का हक बनता है? और यही नहीं, रिपब्लिक भारत का जो है ना, ये अर्नब गोस्वामी बहुत कहता है कि हम बिल्कुल राष्ट्रभक्त हैं। एक बार बात उठी थी, इसने ही केस को दबा दिया कि भाई इस केस को यहाँ पर मत उठाइए, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं है। ये केस कभी न कभी उठेगा। और जरूर भी है कि क्या ऐसे लोग इस देश में रहने के हकदार बनते हैं? एमपी बनना तो बहुत दूर, और एमएलए बना तो बहुत दूर, प्राइम मिनिस्टर बना तो बहुत दूर। तो इस तरह की भी संवेदनहीनता जो है का विकास हुआ है अपने भारतीय जनमानस में। और यही नहीं, वही राहुल यहां पर बोस्टन में ड्रग की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। और उसको छुड़ाने वाला कौन था? यही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था। तो ऐसे ऐसे खतरनाक तत्व है जिस अटल बिहारी वाजपेयी को ये सब पुजवाते हैं बीजेपी वाले, उसने ड्रग स्मगलर यानी नस्ली दवाओं के तस्कर राहुल गांधी को बचाया था इसने, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वास्तविकता बिल्कुल वो जानने की जरूरत है। सारे तथ्यों को दबा दबा करके, तोड़ मरोड़ करके अब तक जनमानस में गलत अवधारणाएं बनाई गई। सिर्फ ये बीजेपी के लोग बस कुछ मुसलमानों की आक्रांता है, मुगल आक्रांता है, उनको ये जेएनपीसी वाले राहुल आक्रांता नहीं दिखते हैं। उनको ये राजीव आक्रांता नहीं दिखता है, इंदिरा आक्रांता नहीं दिखती है। सबसे बड़ा आक्रांता तो वो नेहरू था, आक्रांता नहीं दिखता है। ये इस्लाम आस्था वाले ही जो है उसको आक्रांता दिखते हैं बीजेपी वालों को। और कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। ये देखिए, तो ये धोखापट्टी है बीजेपी का कि इतनी बड़ी अभिशाप और गुंडों की पार्टी, गुंडों का गिरोह जेएनपीसी को की रक्षा करने वाली बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है, सबसे बड़ी गद्दार है। लोग भूले नहीं होंगे, नागरिक संशोधन कानून सीएए पर क्या अफवाह इन सबों ने फैलाया, सोनिया ने, राहुल ने, प्रियंका ने। लेकिन इस मोदी महोदय ने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ। सिर्फ उनके लिए ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह। इस तरह की गद्दारी मोदी जी के द्वारा देश को बर्दाश्त नहीं है। पीएफआई का बहुत नाम लेते हैं टीवी चैनल वाले।
बीजेपी वाले भी नाम लेते हैं। पीएफआई ने फंड मंगाया था बाहर से, बात सही है। वो किसको दिया फंड? बीजेपी बताए, मोदी जी बताएं किसको फंड दिया? इन जेएनपीसी वालों को दिया। कपिल सिब्बल का नाम भी आया था। तो मोदी जी जो है कपिल सिब्बल को, जेएनपीसी को क्यों बचा रहे हैं, और जो है और उनको बचा करके सिर्फ पीएफआई का नाम क्यों ले रहे हैं, और ऐसा करके वो देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? तो ये चरित्र है। अरे उन्हीं के नेता वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर तमाम ये योजनाएं चलाना है। दीनदयाल उपाध्याय वो ज्योति योजना, फलानी योजना, अंत्योदय, वो जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यही इंदिरा गांधी मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई थी। तो मोदी जी ने उसका नाम तो बदल दिया, मुगल सराय के स्थान पर हो गया दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय हत्या की जांच क्यों नहीं आप करवाते? मोदी जी, आप में थोड़ी भी गैरत है तो अपने उस महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच तो आप करवाइए। शास्त्री जी की मृत्यु की जांच तो आप करवाइए। आपका नेता जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, यही जवाहरलाल नेहरू जो गद्दार था, वो जहर दे करके इसके शेख अब्दुल्ला के द्वारा मरवाया था, इसकी जांच तो आप करवाइए। इन सारे गद्दारों को बचा कर रखना है, ये आपकी नीति है, और उस पर से आपका राष्ट्रवाद। जिस इंदिरा ने शास्त्री को मरवाया, दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया, ललित नारायण मिश्र तो खैर बने वो कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस वाले मांग करें कि जाने दीजिए उसको। नागरवाला को मरवाया। हिम्मत है बोलने की और जांच कराने की? बेशर्मी की हद है। और इसी बीच में एक प्रधानमंत्री आए थे, मोरारजी देसाई, उसका ये सब नाम तक नहीं लेते हैं बीजेपी वाले। टीवी चैनल वाले भी नाम लेते हैं। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये जान लें कि महंगाई यह आम आदमी को बहुत परेशान करती है। मोदी जी बोले थे लोकसभा में, महंगाई डाइन खाया जात है। तो उस डाइन को क्या किया? हालांकि महंगाई में सिर्फ मोदी जी का हाथ नहीं है, जो राज्य सरकारों का भी हाथ है। अभी वो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं और हर चीज महंगी हो रही है। तो मोदी जी, योगी जी या मोदी जी, केजरीवाल जी, सारे मुख्यमंत्री उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस महंगाई बात तो बहुत किया, वोट भी ले लिया, सत्ता भी प्राप्त कर लिया, लेकिन इस महंगाई को कभी कोई काबू नहीं किया और महंगाई से जनता को राहत नहीं दिया। और ये सब ये भी नहीं बता रहे देश को कि एक ऐसा भी समय आया था, और ऐसे प्रधानमंत्री का क्या समय आया था जिसने महंगाई को काबू ही नहीं किया, उस महंगाई को नीचे लाया। वो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उनका नाम नहीं लेते हैं सर। और कई रूपों में वो देश के सबसे आदर्श प्रधानमंत्री थे, और उसको ये इतनी बड़े आदर्श प्रधानमंत्री और कुशल प्रशासक, और खान पान में भी शुद्धता। पूरे देश में शराबबंदी, शराब जो है हमारे गरीब परिवारों के लिए अभिशाप होता है, पूरे देश में लागू करवाए थे। उसका नाम ये गद्दार टीवी चैनल वाले उनका नाम नहीं लेते हैं, और गद्दार बीजेपी भी नाम नहीं लेती है उनका।
मोरारजी जी देसाई का। मोदी भी नाम नहीं लेते हैं। वो माला जपेंगे इंदिरा की, माला जपेंगे राजीव की, नेहरू की, लेकिन मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई के अधीन इनके दो बड़े नेता, मैंने मोरारजी देसाई सरकार जब उनकी जो प्रधानमंत्री थे, इनके दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे। तो कितने बड़े ये धोखेबाज हैं बीजेपी वाले, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। और कुछ जो उनके विचार थे हमारे मोरारजी जी देसाई के, वह देश को जानना बहुत जरूरी है। भूमिगत आतंकवाद, जब गए थे शिलांग में प्रधानमंत्री के रूप में, तो भूमिगत आतंकवाद के केस में वहाँ का मुख्यमंत्री बोला कि सर यहाँ भूमिगत आतंकवाद सर उठा रहा है। पूछे कि तो आप क्या कर रहे हैं? तो हम बहाने बना कि साहब हम क्या कर सकते हैं सर, हमारी एक छोटी सी पुलिस है, छोटी सी आर्म पुलिस है, वो आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकती है? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये नहीं कहा कि ठीक है हम सेना भेज देंगे, बीएसएफ भेज देंगे, और एसएसबी, पता नहीं एसएसबी उसमें तो नहीं थी, सीआरपीएफ भेज देंगे, जो क्या भेज देंगे। उन्होंने एक शब्द ये सब कहा ही नहीं कि हम ये भेज देंगे। उन्होंने कहा कि आप एक आम सभा बुलाइए और मैं उसको संबोधित करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा उसमें मैंने हिंदी लोग नहीं समझते थे, तो अंग्रेजी में ही उन्होंने कहा। अंग्रेजी में उन्होंने कहा द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया, and in it only Indians can reside. Therefore, those who have any less and least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian constitution, shall have to leave this country immediately. उसका मतलब ये हुआ, ये जो पूर्वोत्तर की जो जमीन है वो भारत की जमीन है, इसलिए इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो लोग जिनका यहाँ के लोगों में तनिक भी कम विश्वास है, जिनका यहाँ के लोगों में और यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ते हैं, बिल्कुल बेबाक। इस तरह से बेबाकी से आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला था? और जो कश्मीर के आतंकवादी हैं या आतंकवादी के विषय में यदि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से बोल देता कि भाई कश्मीर के जितने इस तरह के तत्व हैं वो जान लें कि कश्मीर भारत की जमीन है और कश्मीर में भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जो लोग यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास करते हैं, वो इस देश को छोड़ दें। वो आतंकवाद ही जो है खत्म हो गया होता, इस सीमा तक नहीं पहुंचता कि वहाँ के आतंकवादी हमारे ही कश्मीरी पंडितों को डरा के धमका के हत्या करके भगा देते। इसके पीछे नेहरू ने जो गद्दारी की खेती की थी उसी से कारण हुआ था। लेकिन सब दिखाते कि मीडिया वाले बस मुसलमानों के खिलाफ। पूरा कश्मीर जो है नेहरू की गद्दारियों का एक विष जहरीला वटवृक्ष है, और उसी जहरीले वटवृक्ष का ये सब फल हैं। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, मुवा मुफ्ती, ये उसके जहरीले फल हैं जो कि इस देश के गद्दार हैं। लेकिन जो वटवृक्ष किसका है? सबसे बड़े गद्दार नेहरू का। तो ऐसे पैसे नहीं करते हैं, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले समाज की ओर टारगेट करना है, और ताकि गद्दार नेहरू को
बचाई जा सके। अपने ही देश में हमारे कश्मीरी पंडितों को किस तरह से बाहर किया गया, जरा भी इस जीएनपीसी को शर्म नहीं है। अभी उसको वोट मिल रहा, तो वोट इसलिए मिल रहा है ना कि इस तरह का प्रचार नहीं किया गया। भारतीय वाम दल बिल्कुल प्रचार करेगी, और भारतीय वाम दल के पास ताकत सुभाष चंद्र बोस की है, शहीद आजम भगत सिंह की है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की है, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी की ताकत है। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि इनकी प्रेरणा को, इनसे मिली हुई शक्ति को का सामना कर सके। दबाना तो अन्य बहुत दूर की बात है। तो बिल्कुल यानी किसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, बिल्कुल वो शून्य हो गया है। और फिजूल वाली बातों पर लोगों को संवेदनशील बनाया गया है, उनकी सेंसिटिविटी डेवलप की गई है। मंदिर पर, मस्जिद पर, लब जिहाद पर, इस सब चीजों पर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हर वक्त। और ऐसे तत्व इंपॉर्टेंट वल्नरेबल पोजीशन को ऑक्युपाई किए हुए हैं, आकर टीवी चैनलों पर बोलते हैं। और इन्हीं को बुलाते हैं टीवी चैनल वाले। टीवी चैनलों को तो टीवी चैनल हुए, ये बॉलीवुड हुआ, ग्लैमर की दुनिया, विज्ञापन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये आपका ग्लैमर और आपका विज्ञापन और ये बॉलीवुड माने सिनेमा की दुनिया, टेलीविजन हमारे नारी सम्मान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहा है और किस तरह से पेश करता है। जो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है उसके खिलाफ यानी कितनी बड़ी साजिश है। और एक शब्द नहीं निकलता इसका। पूरी नग्नता, फूहड़पन, वल्गरिटी, ऑब्सैनिटी, न्यूडिटी का पूरा तांडव। एक ये पूरी घिग्गी बंद रहती है ये जो वो टीवी चैनलों की। और किसी ने यदि बोल दिया तो ये कठमुल्ला है, तो ये कठमुल्ले पंडित हैं, बस यही। हमको तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है यानी फूहड़पन दिखाने के। इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश के खिलाफ जो है वो नारा लगाने की, भारत तेरे टुकड़े की। इस तरह की अवधारणा जो है ये पाले हुए है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे ये टॉक शो चलवाते हैं टीवी चलने वाले गद्दार किस्म के। और उसमें कौन है? किशोर आजवानी। तो देश बहुत खतरों में है। इसीलिए तो इस तरह के तत्व जो है चुन के चले जा रहे हैं सदन में, शासन व्यवस्था में। तो असली जो चुनौती ये है, भारतीय जनता दल जो अपने आवाम को बताना चाहता है वो यही है कि हमारी जो सेंसिबिलिटी है, हमारी जो संवेदनशीलता है वह देश के प्रति होनी चाहिए। और अपने देशवासियों को एक नागरिक के रूप में, हम हिंदू हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस देश के नागरिक हैं, वो पर्याप्त है अपने लिए। कोई भी आस्था हो वो अपना व्यक्तिगत है। धर्म, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख ये धर्म है ही नहीं, ये पंथ है। धर्म हमको निभाना है, राष्ट्र धर्म। इसको सिखाने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यही चीज बार बार भारतीय जनता दल विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीकों से ये बताने की कोशिश कर रहा है। और इस बात के लिए बराबर चेतावनी दे रहा है कि मैंने अपराधियों को, गुंडों को, पालने वालों को, माफियाओं को मत चुनिए, निजात पाइए।
यदि कोई तर्क देता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, नोटा दबाइए, लेकिन नोटा जो है काफी संख्या में दबना चाहिए, कम से कम 70%, 80%। तो ये रास्ता है। तो अब ये एपिसोड लंबा न होने पाए, इसलिए इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।